गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जो भी हमारे बच्चे जिस भी टाइम में भी वीडियो देख रहे हैं, कोई मॉर्निंग के टाइम में देख रहा होगा, कोई आफ्टरनून के टाइम में देख रहा होगा, कोई इवनिंग के टाइम में देख रहा होगा, लेकिन चलो इनको करते हैं इग्नोर। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जिस बच्चों ने नहीं देखी होगी आप जा कर के देख लेना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, और वो सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लांट को वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होते हैं, बट हाँ हमारे अंदर में सेल वॉल नहीं होते हैं, वायरस के अंदर में सेल वॉल नहीं होता है। फिर हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई सेल वॉल होता है तो वो किससे मिलकर के बना होता है। तो आपको मैंने बताया था किससे मिलकर के बना होता है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकॉन। यानी कि पेप्टिडो क्या है, वो एक बॉन्ड है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड का, ठीक है। और जो हमारा ग्लाइकॉन है वो क्या है बच्चों, शुगर है, ठीक है। फिर आपका क्या था बच्चों, आपका था सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर में किसका मिलकर के बना होता है, तो सेल्यूलोज का मिलकर के बना होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था, फंगस में काइटिन से मिलकर के बना होता है, यानी कि काइटिन उसका कंपोजिशन होता है। उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना। ऐसा कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है जिससे हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर में हो रही है, चीज़ों को अंदर आने दे रहा है, बाहर कर रहा है। तो इसलिए हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था, और आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइम में हमने एग्जाम्पल्स यूज़ किया था। फिर फर्दर उसके भी जो टाइप्स हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है हमने देखा था, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है हमने देखा था। फिर उसके बाद बच्चों हमने एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस देखा था, सेल ड्रिंकिंग क्या होता है, सेल वॉमिटिंग क्या होता है, सेल जब ईटिंग कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी को हमने क्या किया था, बिल्कुल ही अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। तो चलो अब बिना लेट किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या है, तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, है ना। और तुम याद करो, तुमको मैंने सेल के प्रीवियस से उसका भी जो एक आपका बैक लेक्चर था, है ना, आई थिंक आपका लेक्चर नंबर 2 है। उस लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको सेल में बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, है ना। आपको वो कंपोनेंट ऑफ सेल में ना बता करके डायरेक्टली स्टार्ट भी हो सकती थी एक एक कंपोनेंट से, लेकिन आपको मैंने क्यों बताया था, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, या जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ सेल में एक हमारा न्यूक्लियस भी था। न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या करता है, तो देखो न्यूक्लियस को ना ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। अब आप सोचोगे मैम इसके नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसके काम क्या है जरा ये भी बता दो, है ना। तो बच्चों जो न्यूक्लियस होता है, व्हाई वी विल कॉल्ड न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। और तुमको पता है ना जेनेटिक मटेरियल कितना ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, यानी कि यही जेनेटिक मटेरियल की वजह से आपके पेरेंट्स से आप में कोई भी कैरेक्टर्स आते हैं, है ना, कोई भी ट्रेट्स आते हैं। आपके पेरेंट्स का अगर कोई भी ट्रेट्स है, अगर आपके सपोज आपके मदर का कोई भी ट्रेट है, वो अगर आप में एक्सप्रेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो रहा है। आपके अगर फादर में कोई भी ट्रेट है, ट्रेट मतलब क्या हो गया बच्चों, कोई भी कैरेक्टर्स हो गया, है ना। जैसे फिनोटिपिक अपीयरेंस आप क्लास 10th में जाओगे तो पढ़ोगे, जीनोटिपिक अपीयरेंस, यानी हो सकता है कि आपके फादर का आई का कलर जैसा है, फादर का हेयर का कलर जैसा है, वैसा आपका आई का कलर है, आपका हेयर का कलर है, या आपके मदर का जैसे आई का कलर है वैसा आपका आई कलर है ना। तो ये जो ट्रेड्स या जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, इसी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल को कौन लेकर के बैठे हुआ है, तो हमारा न्यूक्लियस लेकर के बैठे हुआ है। तो हम बोलेंगे ना कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल है, ब्रेन ऑफ द सेल है। तो चलो एक बार आप पढ़ते हैं अच्छे से तोड़ तोड़ के। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है।
क्या होता है न्यूक्लियस हमारा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या है कि देखो ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया बच्चों? ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों? इसका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन है, इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यानी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ क्या होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं बच्चों मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और मेम्ब्रेन लेस में आपका एक राइबोसोम्स आता है जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो यानी कि डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, इसको आउटर और इनर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंटेन पोर्स, यानी कि इसमें पोर्स भी कंटेन है, मतलब ये जो गैप है ना इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके दो, ये जो इनके बीच में जो गैप्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स भी बोल सकते हैं, पोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो देखो रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब बच्चों यहाँ पे जब गैप है तो इसी गैप से कोई भी चीजें अंदर जा सकती हैं, है ना, और इसी से बाहर की भी तरफ आ सकती हैं। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है। अब इसके बीच में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका इस न्यूक्लियस के अंदर में आपका डीएनए होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए आगे मैं आपको समझाऊंगी, या तो क्रोमेटिन के फॉर्म में हो सकता है। तो उस बीच में ना बच्चों पूरे गैप्स होते हैं, यहाँ पे सेमी फ्लूइड कंटेंट होता है। एक्चुअल में वो जो अंदर में कंटेंट होता है, जैसे पढ़ रहे थे ना हम सेल के अंदर में जो सेमी फ्लूइड कंटेंट था उसको हम क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म। तो वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर में कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि इस न्यूक्लियर पोर से मूवमेंट कहाँ की तरफ होगा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। कंटेन डीएनए, ये डीएनए को कंटेन कर रहा है। इट इज कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, इसको हमने हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला। न्यूक्लियस टर्म किसने दिया, याद करो डे फर्स्ट जो तुम्हारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था हु क्वाइंड द टर्म सेल, तो रॉबर्ट हुक, है ना। हु क्वाइंड द टर्म डेड सेल, डेड सेल किसने दिया, ऑलवेज रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल किसने दिया, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक। और उसके बाद के सीक्वेंसेस में क्या था कि हु क्वाइंड द टर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसने दिया, तो रॉबर्ट ब्राउन। और आपको मैंने कुछ इसमें एक जोक भी आपको मैंने सुनाया था कि आप ये नहीं समझना कि हमेशा रॉबर्ट 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 आ रहा है तो कभी भी कोई भी साइंटिस्ट का आपने नाम किसी में भी डाल दिया कि नहीं चलो हमने रॉबर्ट तो डाल दिया, उसको क्लियर आपको करना है रॉबर्ट ब्राउन है या रॉबर्ट हुक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है। आ गया सबको समझ में। इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और साथ ही इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम कैरियोथिका भी बोलते हैं। ये जो कैरियो है ना, इस कैरियोन का मतलब ही एक्चुअल में न्यूक्लियस होता है। और जब मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बताया था तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी कि प्रिमिटिव कैरियोन है, और यूकैरियोट्स में क्या है, ट्रू कैरियोन है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस है। यानी जिसके पास प्रिमिटिव यानी पुराना यानी बिफोर न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जिनके पास जैसे हमारे पास हो गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है, तो हम यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कैरियोन का मतलब क्या है, यूकस, ये न्यूक्लियस, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। ये जो न्यूक्लियस तुम देख रहे हो ना, इसी न्यूक्लियस से हमारी सेल साइकिल रेगुलेट होती है, ठीक है। जब मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगी, सेल साइकिल तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि सेल साइकिल के दौरान क्या होता है। तो ये क्या कर रहा है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है और सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। तो चलो अब आगे हम देखते हैं एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वो सेम स्ट्रक्चर है। ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर
इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो गैप है इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो तुमको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, मतलब कि ये क्रोमैटिन है। मतलब ऐसे समझो ना कि जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो जाता है ना तो वो डीएनए बन जाता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनमें वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। और हमारे अंदर में क्या होता है, जब उसका कंडेंसेशन हो जाता है तो वो क्रोमोसोम्स के अंदर में आके अच्छे से पैक हो जाती हैं, यानी कि उसी क्रोमोसोम में डीएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या समझोगे ये कि ये कंडेंसेशन इसकी नहीं हुई है, किसकी, क्रोमैटिन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमैटिन है। और आपका ये क्या है बच्चों, ये है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोलस। और इसमें जितने भी बीच में आपके फ्लूइड कंटेंट है उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और इन दोनों को मिलाकर के इनर और आउटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो डायग्राम से सबको क्लियर हो गया एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। देखो, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ये किसका फंक्शन है बताओ, कौन क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है, ये डीएनए का फंक्शन है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ये क्या करता है, हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है, उनका ट्रांसमिशन करता है। किसे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग जनरेशन। यानी जो भी पेरेंट्स होते हैं उनसे हम में जो भी कैरेक्टर्स आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ डीएनए या बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देयरफॉर न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो उसके अंदर में डीएनए होता है वो क्या करता है, सारे एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, डीएनए, ठीक है। अब देखो ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये इसका एक बार फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनए आपका क्या होता है बच्चों, तो डीएनए एक्चुअली आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। अब किसी के अंदर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो जैसे मानो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। फिर किसी के अंदर क्या होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बट लीनियर डीएनए होता है। तो लीनियर और ये जो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट है इसको तुम हायर क्लासेस में जब जाओगे तो वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें बस याद रखना है कि डीएनए क्या होता है, आपका डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ना यही क्या करता है, सेल्स को ऑर्गेनाइज करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है। किसके लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए, कि इसेंशियल इंफॉर्मेशंस क्या हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले हैं। एंड दिस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ जीन्स। और इस डीएनए में क्या होता है बच्चों, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तुमने जनरली डीएनए का ऐसा डायग्राम देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जीन्स एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है यहाँ पे, दिस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ जीन्स विच रेगुलेट सेल फंक्शंस एंड इनहेरिटेंस एंड आर विजिबल एज क्रोमैटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर में ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। यानी समझ लो ना जैसे बॉल ऑफ उल हो गया, यानी जो तुम्हारा ऊन का जो होता है ना, ऊन का गोला, तो ऊन के गोला में क्या देखते हो, पूरा जो तुम्हारा ऊन होता है बिल्कुल उलझा सा होता है। तो उसको तुम इमेजिन कर लो वो क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। और वो क्रोमैटिन ना बाद में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होने वाला है। मतलब जब वो ऊन के गोला का कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, क्वाइलिंग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सम हिस्टोन प्रोटीन, कुछ हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से वो एक क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम में
पैक हो जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए तुम्हारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब देखो जो आपको मैं बता रही थी वही है यहाँ पे कि कुछ जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, फिर यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये अभी तुम्हें नहीं समझना है, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए याद रखो कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो आपके डीएनए में होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है बच्चों, और साइटोसिन होता है, ठीक है। और आरएनए में हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बच्चों ये जो डीएनए में थाइमीन होता है ना, यही थाइमीन जो है, यही थाइमीन डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब हमें ये क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन बच्चों, थाइमीन। इन्हें हम बेस पेयर्स भी बोलते हैं। इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है हमारे डीएनए के अंदर में, ठीक है। आ गया समझ में। और इसमें इसमें और क्या होते हैं, तो इसमें और फॉस्फेट सुगर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके बीच में, ठीक है। अब देखो बच्चों क्रोमैटिन क्या है, तो देखो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, मैंने तुमको समझाया ना कि स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, क्रोमैटिन है। डिस्पर्स्ड थ्रू आउट न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में क्या है, डिस्पर्स्ड है, यानी कि ऐसे क्या है बच्चों, फैले हुए से हैं। और क्रोमोसोम क्या है, तो इस क्रोमोसोम देखो ऐसे समझना है, जब ये क्रोमैटिन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। अब इस क्रोमैटिन पे ना जब कुछ हमारे हिस्टोन प्रोटीन आकर के अटैच हो जाते हैं, इस क्रोमैटिन पे हमारे जब कुछ हिस्टोन प्रोटीन आकर के अटैच हो जाते हैं, आगे के क्लासेस में तुम पढ़ोगे कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप के होते हैं, और वो ऑक्टामर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 4 जो हमारा हिस्टोन होता है वो डबल डबल प्रेजेंट होता है। अब जब इस पे ये हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं, तो आने के बाद क्या हो जाता है बच्चों, इनका कंडेंसेशन और क्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन एंड 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 क्वाइलिंग, और उसके बाद क्या बन जाता है बच्चों, तो एक क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम्स में ये डीएनए क्या होते हैं, ऐसे पैक्ड होते हैं। मतलब कि ये क्रोमोसोम किससे किससे मिलकर के बना है बच्चों, तो आप बोलोगे कि ये क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना है ना। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्रोमोसोम्स आपका किससे किससे मिलकर के बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना है, ठीक है। हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म होता है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और आपको सेल डिवीजन के दौरान जो है ये क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। आ गया सबको समझ में। आपको यानी बेसिकली क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या होता है ये याद रखोगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। हु क्वाइंड द टर्म न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस टर्म दिया था। उसके बाद आप याद रखोगे कि न्यूक्लियस के क्या होते हैं, न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर अगर आप डिफाइन करोगे तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ठीक है, या हम उसे कैरियोथिका बोल रहे हैं। उसके अंदर में जो सेमी फ्लूइड कंटेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। और उसके आउटर इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में आपको गैप दिख रहा था, उस गैप्स को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियर पोर्स बोल रहे हैं। उसके अंदर में एक और आपको मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और उसमें जो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है उनको हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं। और ये डीएनए क्या कर रहा है, तो ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो क्या करेगा, ये ट्रेट्स और कैरेक्टर्स को क्या करता है, उनका ट्रांसमिशन कराता है, उनको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, ठीक है। अब देखो, अब आ गया ना तुम्हारा कि न्यूक्लियस के बेसिस पे तुम्हारे जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो पहला क्या है बच्चों आपका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो से ही बिल्कुल क्लियर है कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है प्रो का मतलब, प्रिमिटिव। कैरियन वर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस। यानी जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वैसे हमारे ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, या वैसा हमारा सेल क्या है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल है,
ठीक है। साइज इज जनरली स्मॉल, उनका साइज स्मॉल होने वाला है। न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब देखो जो हमारे प्रोकैरियोट्स है ना, तो प्रोकैरियोट्स में मैंने तुमको बताया था कि उसके न्यूक्लियस अनडिफाइंड थे। मतलब अनडिफाइंड मतलब क्या है, प्रिमिटिव है यानी पुराना है। अब जब ये अनडिफाइंड होता है तो वैसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीनोफोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर तो उसको न्यूक्लियस ही बोलते हैं। ठीक है। सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। और यहाँ पे इसके सेल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे बस एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये सब कुछ तुम क्लास 11th में क्लियर करोगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों कि जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं, ठीक है, और सपोज अगर क्लास 9th में उनका जो सेल चैप्टर है उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है ना, तो उनको क्लास 11th में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझ लो, ताकि तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट डेवलप रहेंगे ये तुम्हें फ्यूचर में काम देने वाले हैं। ठीक है, आ गया मैम का पॉइंट समझ में। अब देखो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, तो इसमें आपके सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, बैक्टीरिया। ये तुम्हें एक बैक्टीरिया ही दिख रहा है, इसके अंदर बहुत कुछ, जैसे देखो क्रोमैटिन के फॉर्म में यहाँ पे है ना, यहाँ पे इनके डीएनए क्रोमैटिन फॉर्म में है। इनके पास चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला होती हैं। इनके जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफ़र करना हो, मतलब इनके बीच में अगर मेटिंग कराना हो, कंजुगेशन कराना हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा ये सब बातें, ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, पिलाई प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे कैप्सूल का मतलब हो गया कि उसके आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि हम 11th क्लास में ही जानेंगे। यानी अभी तुम्हें बस क्या याद रखना है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि जिसके पास प्रिमिटिव क्या हो, न्यूक्लियस हो। ठीक है, प्रो प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या दैट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। और इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का। तो यूकैरियोटिक सेल में हायर प्लांट और हायर एनिमल्स आते हैं। तो ये देख लो, ये तुम्हें प्लांट के सेल दिख रहे हैं, ये तुम्हें एनिमल का सेल दिख रहा है। अब इसके बीच में बेसिक एक डिफरेंस क्या रहेगा, तो आप बोलोगे कि मैम प्लांट के सेल में ना सेल वॉल प्रेजेंट होगा और मैम हमारे सेल में ना सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ये सेम मैं डायग्राम तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में भी दिखाऊंगी जब सेल ऑर्गेनल्स का बात होगा, क्योंकि अभी तुम ये किसी भी ऑर्गेनल्स जो है वो अभी के बारे में तुम नहीं पढ़े हुए हो, इसलिए तुम्हें नहीं समझ आएगा। यानी तुम्हें सब सिर्फ यहाँ पे क्या समझना है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो जिसके पास क्या होगा बच्चों, जिसके पास ट्रू हो न्यूक्लियस होने वाला है। यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होने वाला है वो हमारा क्या है बच्चों, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, या वैसे सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि साइज इज जनरली स्मॉल, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइज इज जनरली लार्ज। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड इट इज सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसका न्यूक्लियर जो रीजन है वो वेल डिफाइंड रहेगा और सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर एनवेलप, यानी आउटर मेम्ब्रेन भी होने वाला है और इनर मेम्ब्रेन भी होने वाला है। तो आ रहा है ना, जो पिछले हमने स्लाइड में जो समझ रखा था वो काम आ रहा है ना। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक्स को बच्चों स्किप नहीं करना है और कभी भी क्लासेस को स्पीड पर नहीं देखोगे। ठीक है, अगर स्पीड पर देखोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट में आपके लैक आने लगेंगे वहाँ आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। तो देखो बच्चों, मोर देन वन क्रोमोसोम्स, वहाँ पे एक क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम्स यानी एक क्रोमोसोम से ज़्यादा होने वाले हैं। किसके अंदर में, हमारे अंदर में, प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, सेल इज वेल डिफाइंड, मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहेंगे, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहेंगे, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रहेंगे। किसके में बच्चों, यूकैरियोटिक जो सेल है या जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आ गया सबको समझ में कि न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है,
on the basis of nucleus organism या फिर cell is divided into two category. First one is prokaryotic and another is eukaryotic. prokaryotic में मैम ने तुमको क्या बताया? pro means primitive, karyotic यानी carrion मतलब nucleus, यानी जिसके पास primitive nucleus prokaryotic, जिनके पास true nucleus eukaryotic. ठीक है, वहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे. वहाँ पे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगा. तो अब देखो, अब नेक्स्ट है तुम्हारा सेल कंपोनेंट का. जो हमारा सेल कंपोनेंट था उसमें हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म है. अब ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है बच्चों, इस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कि ये फ्लूइड कंटेंट ऑफ द डीएनए है. ठीक है, द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल है, कि सेल का जो हमारा फ्लूइड कंटेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? तो साइटोप्लाज्म टर्म दिया था कॉलिकर ने. ठीक है, द फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे सेल का सबसे आउटर पार्ट क्या था? प्लांट है तो सेल वॉल, एनिमल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब उसके अंदर में जो भी फ्लूइड कंटेंट होते हैं, या एक तो क्या होगा? जगह जगह ऑर्गेनल्स होंगे. ठीक है, और जो फ्लूइड कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा. इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे एक बड़ा सा बिल्डिंग है. ठीक है, तो एक बिल्डिंग में क्या होता है? या तो अपना सबका जैसे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स का पर्टिकुलरली अपना अपना रूम है, तो वो हो गए कि हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. ठीक है, प्रॉपर अपना उनका अलग अलग क्या है? उनका एक अलग अलग रूम है. अब बाकी का जो हॉल बचा है ना, बीच में जो भी गैप्स बच रहे हैं वो क्या हो गए? वो हमारे साइटोप्लाज्म हो गए. तो आ गया समझ में कि हमारे जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनका अपना अपना एक कमरा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है. और बाकी का जो बीच में गैप प्रेजेंट है, जो बीच में गैप है उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे. यानी साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड कंटेंट है. ठीक है, कंटेंट ऑफ किसका? तो वो इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है. कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई. इसको किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों? तो कॉलिकर ने डिस्कवर्ड किया था इन 1862. इट इज़ द साइट ऑफ द बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज. यानी कि यहाँ पे कुछ बायोसिंथेटिक मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें बन रही हैं, सिंथेसिस भी हो रही है, और कैटाबॉलिक मतलब क्या हो गया? टूट भी रहा है. तो मैं आगे तुमको बताऊंगी कि कौन से ऑर्गेनल्स बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से ऑर्गेनल्स क्या कर रहे हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? इनहेंस कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके टू टाइप्स होते हैं. तो एक क्या होता है बच्चों? साइटोसोल. दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल. यानी ऐसे समझना है, जो तुम्हारे ये जो सबसे आउटर पार्ट तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है? आपका एक पार्ट मानो आपका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, फिर आपका मानो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर मानो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ऐसे कर करके आपके क्या हो गए? तो आपके कुछ सेल ऑर्गेनल्स हो गए. तो एक तो सेल ऑर्गेनल्स हो गए. अब बच्चों इसके बीच में कुछ गैप तो बच रहा है ना, इसके बीच में कुछ गैप तो बच रहा है ना. अब ये जो तुम्हें गैप दिख रहे हैं ना, ये गैप क्या हो गए बच्चों? ये जो तुम्हें गैप दिख रहे हैं, एक्चुअली हम इसी गैप को साइटोसोल बोलते हैं. क्या बोलेंगे हम इस गैप को? साइटोसोल बोलेंगे. और जो हमारे गैप्स नहीं हैं वहाँ पे क्या है बच्चों? वहाँ पे हमारा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है. सेल ऑर्गेनल, फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. तो आ गया समझ में तुम्हें मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला कि आपके साइटोप्लाज्म के दो टाइप होते हैं. ठीक है, तो एक तो आपका ये आउटर पार्ट क्या हो गया? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया. अब उसके बाद जैसे ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरह का सेल ऑर्गेनल है. ये हो गया बच्चों तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ये भी सेल ऑर्गेनल होता है. ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. अब देख रहे हो ना, ये जो भी आपका बच रहा है एक्चुअल में हम इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं. लेकिन ये साइटोप्लाज्म इनके अंदर भी प्रेजेंट है. तो इनके अंदर है तो यानी कि वो सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट हो गया. और यहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्म है इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनको हम बोलेंगे साइटोसोल.
ठीक है, आ गया समझ में? इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे साइटोसोल। और ये वाले हमारे क्या हो गए? सेल ऑर्गेनल्स हो गए। आ गया समझ में? साइटोप्लाज्म के टू टाइप्स को हमने कहाँ कहाँ पे डिफाइन किया कि साइटोसोल कहाँ पे है और सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे है। ये टर्म किसने दिया? कॉलिकर ने दिया। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? तो फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल होता है। अब नेक्स्ट देखोगे कि आपके जो साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बीच में एक उसका बेसिक डेफिनेशन देख लो, यानी कि एक्वस सॉल्युबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन्स फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन, यानी कि वो कुछ प्रोटीन्स उनके अंदर में बनेंगे जिससे साइटोस्केलेटन बनेगा, मतलब एक सेल का जो है ढांचा बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमारा भी क्या होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जैसा है वैसे हम क्या होते हैं, वैसे हम स्ट्रेट खड़े हैं या हम जितना झुक पा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है बच्चों, हमारा वैसा स्केलेटल सिस्टम ही है। तो वैसे ही ये क्या करेंगे, ये सेल के साइटोस्केलेटन को बनाने का काम करेंगे। और दूसरा पार्ट क्या है आपका? दूसरा है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या हो गया कि यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, दैट कैरी आउट वेरियस फंक्शंस इन द सेल्स, जो क्या करेंगे, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी एक सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चों, उसमें का जो दो टाइप होगा, एक रफ ईआर होगा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना एक्चुअली प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा, वो लिपिड बनाएगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी आता है, वो रिसीविंग का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, मॉडिफिकेशन का काम करेगा। तो मतलब कि सारे सेल ऑर्गेनल्स क्यों हैं, अपने अपने काम को करने के लिए हैं सेल में, है ना, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हैं सेल में। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड फंक्शंस, मतलब सारे सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक शेप भी है, उनका एक स्ट्रक्चर भी है। जैसे कि मानो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कुछ क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यानी कि सारे का अपना एक क्या है, प्रॉपर एक डेफिनिट शेप भी है। और साथ ही साथ वो शेप क्यों है, वो स्ट्रक्चर क्यों वैसे हैं, ताकि वो उस टाइप से किसी ना किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बिना मतलब का तो हो नहीं सकता है बच्चों, है ना। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एक होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और तीसरा होता है मेम्ब्रेनलेस, यानी ना सिंगल रहेगा ना डबल रहेगा। अब डबल से मतलब क्या है, तो जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बोला था। क्यों बच्चों? क्योंकि देख रहे थे ना, मैंने आपको बताया था ना ड्रॉ करके कि आउटर मेम्ब्रेन थे, इनर मेम्ब्रेन थे, और बोथ आर कंसिस्टिंग, उनको हम दोनों को क्या कह सकते हैं बच्चों, तो दोनों को हम न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हैं। तो जैसे न्यूक्लियस क्या हो गया, तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया। तो आया समझ में ना, कि इसी तरह हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के अंदर में एक मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, यानी कि उसमें क्या क्या आएंगे, तो वैक्यूल्स आएंगे। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, तो वैक्यूल्स एक्चुअली में जो मतलब ज़्यादा, अगर आप देख लो कि स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो प्लांट्स के अंदर होता है, ऐसे हमारे अंदर भी होता है। लाइसोसोम्स भी हमारे अंदर में होता है, गोल्जी बॉडी भी हमारे अंदर में होता है, एपेरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे अंदर में होता है। उसके बाद है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ये, और मैं बोल रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऐसे दो मेम्ब्रेन होने वाले हैं, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन बोल देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। और तुम क्लास 11th में पढ़ोगे कि इनके बीच में जो गैप होता है ना, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसे हम बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या हम बोलते हैं बच्चों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और उसके बाद तुम्हारा तीसरा क्या है, मेम्ब्रेनलेस। तो मेम्ब्रेनलेस में क्या होता है बच्चों, मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम आते हैं, ठीक है। अब चलो, अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे मैम ने क्लियर कर दिए तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है, इन अ लिविंग सेल द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज। लिविंग सेल के अंदर में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, और कहाँ पे है बच्चों, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के इनसाइड में क्रोमेटिन था और कुछ फ्लूइड था, है ना, क्रोमेटिन था, याद करो, न्यूक्लियोलस था और कुछ फ्लूइड था। फ्लूइड क्या है बच्चों, फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आ गया
फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, मैंने बोला गलत लेकिन मैंने करेक्ट किया सही, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम किससे किससे मिलकर के बना होता है? तो क्रोमोजोम मैंने तुमको बताया था कि डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? तो साइटोप्लाज्म टर्म जो है वो कॉलिकर ने दिया था, है ना, मैंने तुम्हें बताया था लेक्चर के टाइम में कि साइटोप्लाज्म टर्म कॉलिकर ने दिया था। न्यूक्लियस टर्म जल्दी बता दो, ये हमारा रिपीटेड ये कॉन्सेप्ट होने वाला है इस लेक्चर में कि न्यूक्लियस टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। चलो, कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हमें क्वेश्चंस इतने इजी इजी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। वही अगर हम लेक्चर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली सोचेंगे चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें तो आता ही है, हमने बुक पढ़ रखी है, तो फिर हो सकता है हमसे कुछ क्वेश्चंस ना बने। तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि पहले क्या करो, अपने टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? नो मैम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? यस मैम, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हम डेली डेली करते हैं ना, और मैं आपको जब हमारा लेक्चर लास्ट हो जाएगा तो आपको बहुत सारा मैं क्वेश्चंस चाहूँगी कि आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ। और ऐसे अगर तुम्हें और भी क्वेश्चंस करना है तो उसके लिए तुम जो हमारा RS एकेडमी का ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर जा करके, और वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक सेक्शन से सारे क्वेश्चंस दिए हैं। मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि हमारे लेक्चर के लास्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को कंपाइल कर करके आपको सारा क्वेश्चंस क्या करूँ, प्रैक्टिस करा जाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट करेंगे कि जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स है, यानी कुछ अगर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स हैं, उन सारे एक एक सेल ऑर्गेनल्स को हम बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, उसके डेप्थ में जाते हुए पढ़ाई करेंगे, ताकि हमसे क्वेश्चंस क्या हो, बन पाए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।